students, we have achieved our first point of learning outcome, that is energy meter constant, and I hope that you have understood it very well. Students, अब अपने सेकेंड पॉइंट ऑफ लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्रिपिंग. स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्रिपिंग. ठीक है, ये मैं क्रिपिंग को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे सपोज जब भी आप अपनी पूरी फैमिली अगर कहीं पे बाहर घूमने फिरने जाते हैं ना, तो जनरली हम क्या करते हैं, अपने घर के सारे जितने भी लोड आपके कनेक्टेड होते हैं सबको आप स्विच ऑफ करते हो, और उस को स्विच ऑफ करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, जब आप बाहर से जा रहे होते हैं तो अपने मेन स्विच को डाउन कर देते हैं ना. तो मेन स्विच के डाउन करने से आपको ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपके घर में कनेक्टेड किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ऑपरेटर्स को नहीं मिल रहा है. तो उस हिसाब से आपका कोई भी एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो आपका बिल नहीं आना चाहिए उस पर. ठीक है, बट सपोज मान लेते हैं कि आप जाते वक्त आपने क्या किया, अपने एनर्जी मीटर का जो भी रीडिंग था आपने उसको नोट कर लिया. ठीक, और ये नोट करके आप घर से बाहर चले गए, जहां भी घूमने फिरने जा रहे हो आप, और सपोज आप 10 दिन के बाद फिर से वापस आते हैं, और 10 दिन के बाद आप फिर से वापस आते हो, तो आपने देखा क्या कि जो आपने एनर्जी मीटर की रीडिंग नोट करी थी उससे कुछ यूनिट आपका ज्यादा एनर्जी मीटर शो कर रहा है 10 दिन के बाद. ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि आप घर से जब बाहर निकल रहे थे तो उस टाइम पे जो आपका एनर्जी मीटर जो रीडिंग शो कर रहा था वो सपोज था 1000, और जब आप वापस आए बाहर से घूम करके तो आपका जो रीडिंग है वो आपको 1010 या 1006 या 1012 यूनिट दिखा रहा है, यानी कि 6 या 12 यूनिट जो है वो आपको ज्यादा दिखा रहा है कि 10 दिन में आपने कंज्यूम करे. उस कंडीशन में क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे, है ना. क्यों? क्योंकि आपने अपने घर के हर एक लोड को ऑफ किया था सबसे पहले, उसके बाद भी आपने सिक्योरिटी के लिए क्या किया था, मेन स्विच को ऑफ कर दिया था, ताकि आपके घर का कोई भी लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्टेड ना हो, और जब वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी कंजम्पशन है वो पूरा नहीं होगा, है ना. तो वो चीज आप लेकर चलते हैं. ठीक है, क्रिपिंग में. बट जब आप 10 दिन के बाद आए तो आपने देखा कि आपका 6 यूनिट या 12 यूनिट आपका बढ़ा हुआ है. अब अगर मेरे घर का कोई भी इक्विपमेंट कोई भी एनर्जी कंजम्पशन नहीं कर रहा है तो फिर मेरे एनर्जी मीटर का 10 यूनिट या 12 यूनिट उठने का कोई मतलब नहीं बन जाता. ठीक है, तो उस टाइम आप परेशान हो गए. आप फिर ये बोलोगे कि आपका कोई घपला किया होगा, किसी ने आपकी बिजली चोरी करी होगी, ऐसा बहुत सारी चीजें हम बोलने लग जाते हैं. बट एक्चुअली क्या होता है कि वो जो आपका यूनिट जो बढ़ा, जो 10 दिन आपने कोई भी एनर्जी कंजम्पशन नहीं किया उसके बावजूद भी आपका 6 यूनिट या 10 यूनिट आपका बढ़ गया, वो एक्चुअली आपके क्रिपिंग के कारण होता है. क्रिपिंग के कारण क्यों होता है? जब हम वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे अपने इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की, तो वहां पे मैंने आपको एक जब हम डिस्कस कर रहे थे ड्राइविंग पार्ट पे आपके इंडक्शन जो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है उसके ड्राइविंग पार्ट पे जब हम बात कर रहे थे, तो उस ड्राइविंग पार्ट पे आप एक शेडेड पोल आपने यूज किया था, और उस शेडेड पोल को आपने ये कहा था कि वो एक्स्ट्रा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है आपके रोटेटिंग डिस्क पे, जो कि आपके फ्रिक्शन ओवर कॉम्पनसेशन के लिए यूज किया जाता है. फ्रिक्शन ओवर कॉम्पनसेशन के लिए यूज करने का मतलब है कि फ्रिक्शन ओवर कॉम्पनसेशन को यूज करने का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होना चाहिए था वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब आपके डिस्क पे काम करेगा तो आपके डिस्क को रोटेट करवाएगा. बट जैसे आपका डिस्क रोटेट होगा वहां पे आपका एयर फ्रिक्शन लॉस होगा, साथ ही साथ जो स्पिंडल है वो किसी न किसी ज्वेल पिवट से कनेक्टेड होगा, तो वहां पे ज्वेल पिवट पे फ्रिक्शन होगा. तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपके डेवलप्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रिड्यूस करेगा, और डेवलप्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को जब वो उसे रिड्यूस करेगा तो आपका जो डिस्क है वो थोड़ा स्लो रोटेट करेगा. और ये हमने पहले भी प्रूफ किया हुआ, अपने पिछले लर्निंग आउटकम में डिस्कस किया हुआ है कि जिस स्पीड से आपका जितने टाइम तक डिस्क रोटेट होता रहेगा उतना ही एनर्जी रिकॉर्डिंग होगी. तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर फ्रिक्शन के कारण अगर आपका डिस्क स्लो हो जाता है तो एनर्जी रिकॉर्डिंग कम हो जाएगी, यानी कि जो आपका मेन पर्पस था एनर्जी मेजरमेंट का, एनर्जी कंजम्पशन मेजरमेंट का, वो आपका एनर्जी मीटर पूरा नहीं कर रहा था, है ना. तो उसे ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए आपने क्या किया, एक शेडेड पोल यूज किया. वो शेडेड पोल क्या कर रहा था कि आपका शेडेड पोल एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा था, और वो जो एक्स्ट्रा फ्लक्स है जब आपके डिस्क को कट कर रहा था तो उसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज इंड्यूस कर रहा था, एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस कर रहा था, जिससे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा हो जा रहा था. और जो भी एक्स्ट्रा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका प्रोड्यूस हो रहा था वो आपके फ्रिक्शन में बर्बाद हो रहा था, और आपके फ्रिक्शन में बर्बाद हो रहा था, और जो आपका नेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वही एप्लीकेबल हो रहा था, जिससे
आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहा था आपके एनर्जी कंजम्पशन या फिर एनर्जी डिलीवरेंस का, है ना। बट अब एक्चुअली अगर देखा जाए, जिस टाइम आपने मेन स्विच को ऑफ किया, मेन स्विच को ऑफ करने के बाद क्या हो रहा है कि आपके घर में लगे हुए जितने भी आपके जो लोड है वो ओपन सर्किटेड हो गए। अगर वो ओपन सर्किटेड हो जाते हैं तो वहां पे एक चीज तो फायदा हो जाता है आपको कि जैसे आपने उसको ओपन सर्किट कर दिया तो करंट का फ्लो जीरो हो जाता है। और हमें पता है कि जो एनर्जी है वो पावर इंटू टाइम है, और पावर जो है वो वोल्टेज इंटू करंट है। तो अगर करंट का वैल्यू जीरो हो रहा है तो वोल्टेज वो पूरा का पूरा पावर जीरो होगा, और अगर पावर कंजम्पशन जीरो होगा तो एनर्जी कंजम्पशन जीरो होगा। तो कोई भी यूनिट नहीं उठना चाहिए, है ना। और सिंपली अगर देखें तो जब हम वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे एनर्जी मीटर में, तो वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल कॉइल है वो आपके अप्लाइड वोल्टेज के बेस पे काम करता है, जो करंट कॉइल है वो आपके लोड करंट पे काम करता है। और इन दोनों के कारण जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होता है उससे आपका डिस्क रोटेट होता है, जो कि आपके एनर्जी रिकॉर्डिंग में मदद करता है। बट जैसे आपने मेन स्विच को ऑफ किया, करंट का वैल्यू जीरो हो गया। करंट का वैल्यू जीरो होने का मतलब है करंट कॉइल से जो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था और उसके कारण जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा था वो जीरो हो जा रहा था। तो सिर्फ आपका पोटेंशियल कॉइल जो है वो कोई रोटेटिंग फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता, कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपको अपना वर्किंग प्रिंसिपल याद हो तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि एक टॉर्क TD1 प्रोड्यूस हो रहा था जो कि आपके phi c एंड IV के बीच में हो रहा था। दूसरा एक टॉर्क था TD2, वो phi p और IC के बीच में हो रहा था, ठीक है। और इन दोनों टॉर्क के कारण आपका एक नेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा था, है ना। तो अब अगर मान लेते हैं कि अगर आपके करंट कॉइल से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है तो वो phi c प्रोड्यूस नहीं होगा। phi c प्रोड्यूस नहीं होगा तो इन दोनों के बीच का जो TD1 है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और phi c अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो IC भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर IC प्रोड्यूस नहीं होगा तो इन दोनों के कारण जो आपका एक TD2 डेवलप हो रहा था वो भी जीरो हो जाएगा, यानी कि कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपके डिस्क पर नहीं अप्लाई होना चाहिए। तो आपका डिस्क रोटेट नहीं करना चाहिए, और डिस्क अगर रोटेट नहीं करेगा तो आपका एनर्जी रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। बट क्रिपिंग हो रहा है, उसका कारण क्या है कि ठीक है आपका जो phi p है वो है, phi c आपका जीरो हो गया तो phi p के कारण तो IV करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उस IV के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। बट यही जब phi p आपके शेडेड पोल से पास होगा तो उसमें भी तो एक वोल्टेज इंड्यूस करवाएगा, उसमें भी तो करंट प्रोड्यूस करवाएगा, और वो भी तो अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जो कि आपके डिस्क को कट करेगा। तो अगर शेडेड पोल से जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसे मानते हैं phi s, ये शेडेड पोल अगर सपोज मान लेते हैं, है ना, तो phi p के कारण आपका I भी प्रोड्यूस हो रहा है, phi s के कारण अगर आपका IS प्रोड्यूस हो रहा है, तो phi p और IS के बीच में और phi s और IB के बीच में एक टॉर्क डेवलप होगा ना, और उस टॉर्क के कारण आपका डिस्क रोटेट करेगा ना। भले अब चूंकि इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है उसके कारण जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होगा, ये मैं मानता हूं, बट कुछ ना कुछ तो होगा, और कुछ ना कुछ है। तो आपका जो रोटेटिंग डिस्क है वो एल्यूमिनियम फॉयल का है जिसका वेट बहुत लाइट होता है। तो उस लाइट वेटेड एल्यूमिनियम फॉयल को रोटेट करवाने में बहुत ही लो मैग्नीट्यूड के टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में अगर आपका जो रोटेटिंग डिस्क है अगर वो रोटेट करेगा तो 100% तो ये होगा ना, आपका रोटेशन जब अगर होगा तो एनर्जी रिकॉर्डिंग तो होगी, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं क्रिपिंग, ठीक है। तो अगर हम इसे डिफाइन करने पे आए तो हम क्रिपिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो फेनोमेनन क्रिपिंग है ये होता है ड्यू टू फ्रिक्शन ओवर कॉम्पनसेशन, ठीक है। फ्रिक्शन ओवर कॉम्पनसेशन के कारण आपका क्रिपिंग होता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि जो क्रिपिंग हो रहा है, सबसे पहले तो हुआ क्यों, क्योंकि जब आपका पोटेंशियल कॉइल एनर्जाइज हो रहा है बट करंट कॉइल एनर्जाइज नहीं हो रहा है, जबकि प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल है वो दोनों एनर्जाइज होने पे ही आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होता है, और जिसके चलते आपका डिस्क का रोटेशन होता है। बट यहाँ पे सिर्फ आपका प्रेशर कॉइल एनर्जाइज हो रहा है, करंट कॉइल आपका एनर्जाइज नहीं हो रहा है, बट उस टाइम पे भी एक स्लो बट एक कंटिन्यूअस रोटेशन आपके एनर्जी मीटर में हो रहा है। तो इस फिनोमेनन को हम क्रिपिंग बोलते हैं, और बेसिकली ये क्रिपिंग आपके फ्रिक्शन ओवर कॉम्पनसेशन
कॉम्पनसेशन के कारण होता है, जो कि अभी हमने कंप्लीट एक डिटेल डिस्कशन करा इस पे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो होता है कि आपका क्रिपिंग हो रहा है। अब बात ये करते हैं कि अगर क्रिपिंग हो रहा है, कोई एरर हमारे एनर्जी मीटर में हो रहा है, तो उससे हम कॉम्पनसेट कैसे करेंगे, है ना। तो इसके कॉम्पनसेट करने के दो तरीके हैं। ठीक, तो पहला अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि टू प्रिवेंट क्रिपिंग देयर आर two holes are drilled in the disc 180 degree opposite to each other, and when the holes come under the pole of shunt magnet comes to the test। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या है कि जो आपका डिस्क है, उस डिस्क पे आप दो होल क्रिएट करते हैं और दोनों 180 डिग्री से एक दूसरे से अपोजिटली प्लेस्ड होता है। और जब ये दोनों होल्स जब क्रिपिंग के कारण आपका डिस्क रोटेट कर रहा है और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके शंट मैग्नेट के पोल के नीचे आएगा, उस टाइम आपका जो 5p और 5s होगा, जो आप शेडेड पोल के कारण जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और जो आपका 5p के कारण जो आपका प्रेशर कॉइल के कारण जो फ्लक्स 5p प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों के पोल के नीचे जैसे आपका होल आएगा तो वो आपके डिस्क को कट नहीं करेगा, वो उससे जस्ट पास कर जाएगा। और जैसे वो पास कर जाएगा तो अगर आपके डिस्क को वो कट करेगा नहीं तो उसमें कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा नहीं, और कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा नहीं तो कोई करंट प्रोड्यूस होगा नहीं। और अगर आपके डिस्क में कोई एडी करंट प्रोड्यूस होगा नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा नहीं, तो आपका डिस्क का रोटेशन होगा नहीं। इससे आपका क्रिपिंग जीरो हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका क्रिपिंग जीरो हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो क्रिपिंग के कारण आपका जो डिस्क रोटेट हो रहा है वो बहुत ही स्लो रेट से बट कंटिन्यूअस हो रहा है। और वो स्लो रेट से क्यों रोटेट हो रहा है? क्योंकि जो उस टाइम पे क्रिपिंग के टाइम पे जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा था उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम था। ठीक है, तो उस लो मैग्नीट्यूड के डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण आपका डिस्क इसलिए रोटेट हो रहा है क्योंकि वो लाइट इन वेट है। तो अगर हमने डिस्क के साइड में एक आयरन हम अटैच कर दे ताकि उसका वेट इंक्रीज कर जाए, तो वेट के इंक्रीज कर जाने से क्या होगा, जो लो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा एट द टाइम ऑफ क्रिपिंग, वो आपके डिस्क को रोटेट नहीं कर पाएगा, तब भी आपको क्रिपिंग नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो आपका रेमेडी है फॉर रिड्यूसिंग क्रिपिंग वो ये है कि इन सम केसेस a small amount of iron piece is attached to the edge of the rotating। ठीक है, इसलिए कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन पीस जो होता है उसे अटैच कर देते हैं एट द एज ऑफ द रोटेटिंग डिस्क, ताकि उसका वेट इंक्रीज हो जाए, तो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होगा ड्यूरिंग क्रिपिंग वो उसे रोटेट नहीं कर पाए।